नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर महाकौशल को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने एक बार फिर महाकौशल की उपेक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले कैबिनेट में अनदेखी और अब प्रभारी मंत्रियों को लेकर एक बार फिर महाकौशल को लेकर सियासत गर्म है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी नए समीकरण बनने के बाद पार्टी के अंदर बैलेंस बनाने में नाकाम है, क्योंकि कांग्रेस कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या आरोप है और उसको लेकर के क्या कहा जा रहा है दूसरी तरफ से, क्योंकि महाकौशल को लेकर के जिस तरह से अनदेखी के आरोप लग रहे हैं उसके निशाने पर अब कहीं ना कहीं सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिया जा रहा है। गोपाल भार्गव जी वरिष्ठ मंत्री हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं। उनको जबलपुर का प्रभार मिला है, उनका स्वागत है, मुझको प्रसन्नता है। परंतु हमारी अपेक्षा ये थी कि इसका प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री जी लेते हैं, क्योंकि जबलपुर अभी भी उस घाव को नहीं भूला है। वो घाव आज भी हरा है जो मुख्यमंत्री जी ने महाकौशल को और जबलपुर को दिया है। हम उम्मीद करते थे कि स्वयं यहाँ का प्रभार लेंगे तो उसके कारण उस घाव पर मरहम लग पाएगी। मुख्यमंत्री जी ने शायद हमारे जो निवेदन को स्वीकार करने योग्य नहीं समझा। अब जो भी मिला है उनके साथ मिलकर काम करेंगे और जबलपुर की बेहतरी के लिए प्रयास करते रहेंगे। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जबलपुर के लिए अलग से समय दे पाते, इसलिए उन्होंने नहीं किया। महाकौशल के घाव के बारे में सबको पता है। यहाँ का जो उन्होंने मंत्रिमंडल में जो किसी को रखा नहीं, वो घाव के आज भी महाकौशल के लोग भूले थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री के खिलाफ जनसमूह इकट्ठा हो रहा, असंतोष बढ़ रहा है। ये सब संकेत इस बात का देते हैं कि शिवराज सिंह जी को सत्ता चाहिए थी किसी भी कीमत पर, और वो कीमत अब चुकानी पड़ रही मध्य प्रदेश को। भारतीय जनता पार्टी में जो असंतोष है, उस असंतोष का खामियाजा मेरा प्रदेश को भुगते, ये आज सवाल है मध्य प्रदेश के सामने। मैं समझता हूँ जबलपुर संभाग की बात हो या रेवांचल की बात हो, चाहे बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जिसको प्रतिनिधित्व नहीं है, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहना है। प्रदेश के सभी जगह के बैलेंस से उनको कोई लेना देना नहीं। ये अपने आप में एक निंदा का पार्ट है और मैं समझता हूँ सीएम ने इसको सुधार करना चाहिए। प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें नाराजगी जता रहे हैं भाजपा विधायक जबलपुर के। कोई नाराजगी नहीं जता रहे हैं सर। ये कोई नाराजगी जताने से कुछ होता नहीं। प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें नाराजगी जता रहे हैं भाजपा विधायक जबलपुर के। कोई नाराजगी नहीं जता रहे हैं सर। ये कोई नाराजगी जताने से कुछ होता नहीं। तो सुन लिया आपने क्या कहना है अजय बिश्नोई का, जीतू पटवारी का और वीडी शर्मा का। लेकिन इस वक्त हम उठा रहे हैं जो महत्वपूर्ण सवाल, उसको लेकर के उसके जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे आज के सवाल, एमपी में महाकौशल पर क्या फिर शुरू हो गई है महाभारत? ना कैबिनेट में जगह, ना प्रभार में सुलह, अपनों को मलाल और सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। बीजेपी का क्या बैलेंस बिगड़ गया है? यह बड़ा सवाल है। बैलेंस क्यों बिगड़ गया है, क्यों आरोप लग रहे हैं और क्या वजह हो सकती है संभावित, उस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत चौधरी राकेश जी आपका भी। और हमारे साथ रविंद्र जैन जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। रविंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं चौधरी राकेश जी के पास। राकेश जी, महाकौशल को लेकर महाभारत है, या आपको लगता है कि दरअसल ये क्षेत्र की बात नहीं है, पार्टी में जो एक बैलेंस हुआ करता था क्षेत्र को लेकर, अंचलों को लेकर और वरिष्ठ नेताओं को लेकर, वो एक खास जो एक गुट गया है जब से बीजेपी में, तो उन्हें बैलेंस करने के चक्कर में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है पार्टी का जो प्रबंधन है। वो जो स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं, आपने भी जो सुनवाए हैं भाई अजय बिश्नोई जी के, उन्होंने कहा है महाकौशल को पहले से ही घाव दिए हुए हैं। ये शब्दों का जो चयन है उनका, वो पीढ़ा की पराकाष्ठा को इंगित करता है कि शिवराज सिंह जी अब तो तलवार लेके महाकौशल और बिंद को घाव देने को उतर आए, यानी हिंसा पर उतर आए। और वो हिंसा आदरणीय अजय बिश्नोई जी के जो घाव हैं वो परिलक्षित होने लगी है। उन्होंने कहा कि मैंने निवेदन किया था कि आप जबलपुर के प्रभारी बने, रीवा के प्रभारी बने, और हमारे निवेदन को उन्होंने ठुकरा दिया, हमें इस योग्य नहीं समझा। अरे भाई अजय बिश्नोई जी,
आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसको वादा याद दिला रहे हैं? अविनाश जी, ये आदरणीय भाई शिवराज सिंह चौहान साहब, ये वो शख्स हैं जिन्होंने नर्मदा में उतरकर, मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बताते हैं, नर्मदा जी में उतरकर जल में खड़े होकर उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं आजीवन व्रती रहूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा। वादा वहां से तोड़ा उन्होंने। मेरे से अतिथि विद्वान लोग मिले, प्रोफेसर, जब कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने, सब विद्वानों ने ये कहा कि शिवराज सिंह जी जब सत्ता से हट गए और हमारे उसमें आए आंदोलन में, तो सबसे पहले उन्होंने ये वाकया बोला था आंदोलन में मंच से, जो मैंने वीडियो सुना है, कि अभी टाइगर जिंदा है और आप चिंता मत करो, जिस दिन मैं आऊंगा मुख्यमंत्री बनके सबसे पहले अतिथि विद्वानों को नियमित करूंगा। और तमाम ऐसे वादे हैं जो शिवराज सिंह जी की उसमें डीएनए में है नहीं कि वादा निभाएं। वो हमारे भिंड के, ग्वालियर के कई वादे हैं। सैनिक स्कूल का वादा है, भिंड में बोल के गए थे कि भिंड में खुलवाएंगे और खुलवा दिया मालनपुर में ले जाके, ग्वालियर के पास में। चंबल एक्सप्रेस वे के बारे में बोल के गए थे, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कई ऐसे, चंबल नदी पे, बरई पे डैम बनवाने की बात करके गए थे, उसकी कोई कहीं भी शुरुआत ही नहीं। यानी ऐसे व्यक्ति के बारे में अजय बिश्नोई जी कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं अजय बिश्नोई जी को अभी तक भ्रम था राजनीति में कि शिवराज सिंह वो शख्सियत हैं जो वादा करते हैं और वादा निभाते नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैं खुद देख चुका हूं, इसलिए इस पर कोई विषय नहीं बनता है। वो तो वादा खिलाफी के लिए पैदा हुए हैं शिवराज सिंह। हितेश जी, सीएम शिवराज जी वादा खिलाफ है, वादा फरामोश हैं, और रकीब तो लगाएंगे ही आरोप, लेकिन हबीब के निशाने पर जब कोई आ जाता है तो फिर उसकी विश्वसनीयता पर क्या सवाल उठने चाहिए सर? देखिए, रहा सवाल उनका, मैं पहले कांग्रेस के श्रीमुख से, मैं चौधरी साहब को कांग्रेस का श्रीमुख मानते हुए, संबोधित करते हुए उनकी ओर से जो उद्गार निकले हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई महाकौशल से तो मुख्यमंत्री बना लिया था, कमलनाथ जी को बनाया था। 1 किलोमीटर यदि सड़क बनाई हो 15 महीने में, तो मैं रविंद्र जैन जी को साक्षी मान के बात कह रहा हूं कि मैं मान जाऊंगा। रीवा इंडस्ट्रियल एरिया जिस प्रकार से सिंगरौली और रीवा का विकास शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, वो चलिए एक तरफ रख दीजिए। एक इंडस्ट्री कमलनाथ जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के मसीहा कहलाते हैं, वो लेकर आए, वो तो बता दीजिए। किसानों की कर्ज माफी को लेकर किस प्रकार से इन्होंने धूर्त बंद के धोखा दिया मध्य प्रदेश की जनता को, इसका स्वाद तो सब चख चुके हैं बहुत अच्छे से। और अब मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी ये बोलेंगे कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे। और यहाँ तो थोड़ी किसी राज्य में बोलने की हैसियत नहीं बची है। फिर मैं रविंद्र जैन जी को साक्षी मानते हुए ये बात कह रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको कह दूं, जबलपुर से लेकर पूरे महाकौशल अंचल में यदि सड़कों का जाल बिछा है, आप जबलपुर से रवाना हुई है, भोपाल आने में 5-5.5 घंटे लगते हैं आज की स्थिति में। मुझे वो दौर बहुत अच्छे से याद है, और बहुत अच्छी बात है कि आपने सभी सीनियर्स को बुलाया हुआ है, और चौधरी साहब तो खुद मंत्री रहे दिग्विजय सिंह के उस कार्यकाल में, कि साहब हमारी गाड़ी पूरी खुल जाती थी राहतगढ़ और गौहरगंज, और हम यदि बरेली वाली रोड से निकल जाए तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि जैसे ही राजमार्ग क्रॉस करते थे और आपको सड़क ही नहीं दिखती थी, आप चल ही नहीं सकते थे। आप मानेंगे नहीं, मेरा शासकीय वाहन होता था, तब मैं शासकीय सेवाओं में था, मेरे वाहन पे उदयपुरा के पास घने जंगल में, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी साहब, तो गांव भी जंगल जैसे थे सर, रात को लड़के इकट्ठे जाते, पथराव हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने आई अप्लाइड फॉर अ वेपन। बहुत बुरी स्थिति थी उस वक्त, मतलब पुलिस तो दिख रही नहीं कहीं रास्ते भर, आपको इतनी लूटपाट की घटनाएं होती थी। लेकिन हितेश जी, इस बात तो अजय जी भी बोल रहे हैं ना सर, महाकौशल से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो नहीं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ साहब, जब बात निकली है ऐसी बात की कि किसका कार्यकाल कैसा रहा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि महाकौशल को यदि विकास की चुनर उड़ाने का प्रयास किया है तो शिवराज सिंह चौहान ने किया। रहा सवाल आपका जो मूड क्वेश्चन है प्रभारी मंत्री वाला, देखिए ये सब राजनीतिक बातें हैं। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री प्रभारी नहीं हुआ करते किसी जिले के, मुख्यमंत्री प्रदेश के हुआ करते हैं। तो स्वाभाविक है जिलों का प्रभार मंत्रियों में ही दिया जाता है। फिर मैं रविंद्र जी को साक्षी मानते हुए इसी बात को कहूंगा कि मुझे किसी भी मुख्यमंत्री का एक कार्यकाल बताइए जब वो किसी जिले के प्रभारी हो गए हो। ना लेकिन तो हितेश जी, देखिए अजय बिश्नोई जी तो बस बहुत सीनियर लीडर हैं, और जब उन्होंने ये मांग रखी थी तो उनकी इस मांग के बीच में बिटवीन दी लाइंस क्या डिमांड थी वो आप समझते हैं। और मैं खुल के बता देता हूं कि महाकौशल को
वो उनको लगता है और महाकौशल के लोगों को लगता है कि समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है सरकार में, चाहे मंत्रिमंडल हो या, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी डिमांड रख दी थी कि या तो सीएम आ जाएं या महाकौशल को प्रतिनिधित्व दे दें। देखिए, वो अपनी तरफ से क्या बोलते हैं उनको अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरे प्रदेश की है ना साहब। हमारे हर जिले में अध्यक्ष हैं, हर जिले में हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसदगण हैं, तो हमारे पास क्या प्रतिनिधित्व नहीं है महाकौशल का? तो हम बहुत अच्छे से, हम भी महाकौशल को समझते हैं, और महाकौशल किसी भी तरह से, मैंने बताया, विकास की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहा है। ठीक है। और बुंदेलखंड को लीजिए, रविंद्र जी बुंदेलखंड को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 15 सालों में विकास के किन मानकों को छूने का प्रयास किया है। ऐसा थोड़ा ना कि चुनौतियां नहीं, चुनौतियां आज भी हैं। रविंद्र जी, देखिए, आंचलिक चुनौतियों से अछूता नहीं है मध्य प्रदेश, लेकिन हमें इतना विश्वास है कि जो काम हमने किया है वो दिग्विजय सिंह की सरकार भी नहीं कर पाई 10 साल, न 15 महीने में खंबा छूने का प्रयास भी कमलनाथ जी ने किया है। ठीक है रविंद्र जैन जी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की सियासत में और सियासत के प्रतिनिधित्व में महाकौशल के साथ कुछ अनदेखी हो गई है, और यही दर था अजय बिश्नोई का जो निकला है, या कोई और मामला लगता है आपको? देखिए, अजय बिश्नोई जी का सबसे बड़ा दर्द यह है कि वो बहुत ज्यादा अपेक्षा थी कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन सरकार पर इधर उधर से हमले लगातार करते रहे हैं। पिछले दिनों उनको संघ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाकर समझाइश भी दी गई थी, और कुछ दिनों उन्होंने अपने ट्वीट और कुछ बयान पर प्रतिबंध भी रखा, कुछ रोक भी लगाई, लेकिन लगातार पिछले दिनों यदि आप देखेंगे कि यदि पार्टी जयंत मलैया को नोटिस देती है तो सबसे पहला बयान अजय बिश्नोई जी का आता है। यदि मंत्री नहीं बनाया गया तो सबसे पहला बयान अजय बिश्नोई जी का आता है। तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं तो पूरे मध्य प्रदेश को देखूंगा, रीवा और महाकौशल की उपेक्षा नहीं होने दूंगा, और इसीलिए अजय बिश्नोई जी ने ये बात कही थी कि अब मुख्यमंत्री जी को यहाँ का प्रभार लेना चाहिए। इसके बाद अभी आप देखेंगे मेनका गांधी वाला प्रकरण आया तो उन्होंने मेनका गांधी को निहायत ही घटिया महिला बताया। यानी वो पार्टी लाइन से हटकर मध्य प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा बयान कोई दे रहे हैं तो वो अजय बिश्नोई जी दे रहे हैं। आज ये जो मुद्दा आया प्रभारी बनाने का, तो इस पर भी अजय बिश्नोई जी का बयान सबसे पहले आया है। निश्चित तौर पे उनकी पीड़ा महाकौशल के लिए हो ना हो, लेकिन उनकी पीड़ा इस बात के लिए जरूर है कि उनको बहुत उम्मीद थी कि इस बार मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री ना बनाए जाने से वो बहुत दुखी हैं, और उनको पता है कि जिस तरह की उम्र उनके पास है, अब ज्यादा समय नहीं है, इस बार यदि वो मंत्री नहीं बन पाए तो शायद अगला टिकट भी उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी उन्हें उम्मीद नहीं है। तो वो लगातार उनका ये संघर्ष है कि कैसे भी सत्ता में भागीदारी उनको मिले। जो मैं समझ पाता हूँ वो लगातार अटैक कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से उनकी दूरी बनती जा रही है, और संगठन भी लगभग ये तय कर चुका है कि शायद अगली बार उनको अजय बिश्नोई जी को ना मौका मिले। लेकिन अविनाश जी, ये विषय पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मंत्रियों के विभाग देने में 15 महीने का समय क्यों लगा? पूरे 15 महीने हो गए द्वारा आए हुए मुख्यमंत्री जी को, और आज ही क्यों दिए गए, मतलब 30 तारीख को ही क्यों दिए गए? क्योंकि कल आज से मध्य प्रदेश में तबादलों का मौसम शुरू होने वाला है, मंत्रियों को तबादले करने हैं, और प्रभारी मंत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए दिए गए हैं। इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि 15 महीने इसलिए लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कैसे एडजस्ट किया जाए, उनके लोगों को कहाँ दिया जाए। आज भी वो संतुष्ट है या नहीं है, इस पर भी काफी चर्चा इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है, क्योंकि कई जिले ऐसे, जैसे सिंधिया जी चाहते थे कि चंबल और ग्वालियर दोनों उनको मिले, लेकिन उनको ग्वालियर तो मिल गया, चंबल का केवल भिंड जिला मिला। मुरैना और श्योपुर जिला जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वहां के सांसद हैं, उनने अपने समर्थक को वहां का प्रभार दिलाया है। आप यदि पूरे मध्य प्रदेश में प्रभारी जिलों की व्यवस्था को देखेंगे तो जहां जो मंत्री का प्रभाव था, जहां जिस नेता का प्रभाव था, उसने वहां अपने समर्थक मंत्री को प्रभाव देने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कि विकास की बात है, इसके पीछे कई और अन्य कई मुद्दे हैं, राजनीतिक मजबूरियां भी हैं, कई चीजें हैं। लेकिन देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में रियासतें बढ़ गई हैं। सिंधिया जी को उनकी रियासत दे दी गई है, नरेंद्र सिंह जी को उनकी रियासत दे दी गई है, नरोत्तम को भी एक रियासत मिल गई है। तो यहाँ मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों के प्रभार दिए गए, एक तरह से मध्य प्रदेश में रियासतें बढ़ गई हैं। ठीक है चौधरी राकेश जी, जो साफ तौर पर रविंद्र जैन जी कह रहे हैं कि जो एक बैलेंस बनाने की जो कोशिश की गई है, वो उसमें मजबूरी भी है सियासी, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे समीकरण उसको फिट बिठाने में लगते हैं। बीजेपी 15 सालों से यहां पर पहले सत्ता में रही है, और तब हमने देखा था कि बहुत कुशल प्रबंधन होता था बीजेपी का, बैलेंस बड़ा अच्छा होता था। लेकिन क्या यह माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के आ जाने से ये जो बैलेंस है ये बिगड़ गया है, और इसी की वजह से अब लड़खड़ाती हो दिख रही हैं कुछ चीजें,
कहीं ऊपर नीचे होता दिख रहा है पार्टी में। इससे पहले बहुत अनुशासित और बहुत कायदे से चलने वाले पूरे सिस्टम को हमने देखा है बीजेपी के। मेरा इससे इतर मामला है, इतर समझना है जी कि अब ज्यादा सरकसी तरीके से शिवराज सिंह जी काम कर रहे हैं, अब ज्यादा बैलेंस बना रहे हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया में एक बैलेंस की एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग घरों में बैठ जाए, एमएलए अगर मंत्री नहीं बने, उनको उनके मंत्रियों को इस डिवीजन में प्रभार नहीं मिले ग्वालियर जनपद में, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि भाई सिंधिया जी भी तो अब तुम्हारा हिस्सा हो गए। आप खुद ही कह रहे कि सिंधिया जी तो हमारे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गए। फिर ये इस तरीके के वक्तव्य माना। और मैं वीडी शर्मा जी को अभी सुन रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, नाराज कोई हो तो बना रहे, कुछ नहीं होगा उससे। यानी अब फिर वही बात आ गई कि ये जो जैसा भाई रविंद्र जैन साहब बता रहे हैं कि ऐसा अनुभव हो रहा है कि अजय बिश्नोई जी को हाशिए पे करने की बात है। और एक अजय बिश्नोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को खपा दिया, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे रामपाल सिंह हो, चाहे अजय बिश्नोई हो, गौरी शंकर सेजवार हो, गौरी शंकर बिसेन हो, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपने खून और पसीना लगाया भारतीय जनता पार्टी में, वो आज दरकिनार कर दिए गए हैं। और ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरकार है। और ये संगठन भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का संगठन है, जिसमें उनके लोगों को ही तरजीह दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी में और विचार तो करेंगी नहीं, और उनका एक अलग तानाशाही पूर्ण रवैया है। लेकिन अभी हिटलरी फरमान भी जारी नहीं हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है, और ऐसा ही करना चाहिए। आप दूसरे को लेके आए हैं तो आप उसको उच्च स्थान पे आपको रखना पड़ेगा, और अपने लोगों को आपको दबाना पड़ेगा। और इन लोगों के साथ की ये मजबूरी है कि अब समय नहीं बचा अजय बिश्नोई के पास, ठीक है, अब टाइम नहीं है राजनीति में, इसलिए वो बेचारे बार बार बोलते हैं। लेकिन वही कहावत है ना कि शिवराज सिंह जी को तो वादे कुछ याद रहना नहीं है। जब विवाह से लेके और सब वादे करते रहे, अतिथि विद्वानों के वादे कर दिए बेचारे, आज भी 50-50 वर्ष के हो गए अतिथि विद्वान जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनके बारे में नहीं सुन रहे, अपने सल्तनत में मस्त है इस समय। ठीक है। और ये जो प्रभार दिए प्रभारी मंत्री जी के, अभिलाष भाई एक आधे मिनट में कह दूं कि ये इसलिए दिए हैं कि जब से सरकार बनी है शिवराज सिंह जी की, मंत्री कोविड की वजह से भोपाल में रह के कोई काम नहीं कर पाए विभाग का, और कोई फंड नहीं था। अब ये नया उद्योग उन्होंने मंत्रियों को दिया है कि आपको अधिकार दिए जाते हैं एक एक जिले के, आप उसके बादशाह हैं, आप उसके बिल्कुल सिपह सालार है पूरे, और आप जो चाहें उसमें ट्रांसफर में किसी भी तरीके से करिए, क्योंकि आपको और अधिकार हम दे नहीं पाए कोविड की वजह से, भोपाल आप रह नहीं पाए, विभाग देख नहीं पाए। तो अब जिन जिलों को आप लूट सकते हैं अपनी भाषा में, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, ये आशंका रविंद्र जी ने भी जाहिर की, और राकेश जी तो सीधे खुल करके बोल रहे हैं कि 15 महीने तक प्रभार नहीं दिए जाते, और ट्रांसफर जिस दिन शुरू होते हैं उसके एक दिन पहले रात को प्रभार को जो लेकर है सूची जारी कर दी जाती है। संयोग है मात्र, या आपको लगता है कि कुछ खास प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 बातें, क्योंकि आज चौधरी साहब क्या राजनीतिक होली खेल रहे हैं बयानों की जबरदस्त, तो मुझे लगता है मुझे भी अपने संकोच छोड़ देना चाहिए। तो जहां तक सवाल डीएनए का उन्होंने एक उठाया है, तो साहब हम लोगों का डीएनए तो फिर भी भारत का है साहब। हम वो पार्टी नहीं है जो इटालियन डीएनए के सहारे चल रही हो, या इटालियन डीएनए से जो पैदावार आगे आ रही हो उसको आगे लेकर चल रहे हैं। तो इतना तो मुझे लगता है कि भारतीयता का राइट हमारा ज्यादा है। पाकिस्तान में आई हुई है सर मैंने बोला नहीं, देखो देखिए होली आपने शुरू करी, थोड़ा सा सुन लीजिए सर, थोड़ा सा सुन लीजिए। छोटा भाई हूँ सर मैं, फिर भी मर्यादा में कहूँ, क्योंकि आप बड़े हैं, आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सर्कस के ऊपर। तो चलिए मान लेते हैं, तो कांग्रेस का जो सर्कस चल रहा है उसमें तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि रिंग मास्टर एक ही है, तीनों छड़ी उसने हाथ में ले ली है। नेता प्रतिपक्ष भी वही है, मुख्य सचेतक भी वही है, और प्रदेश अध्यक्ष भी वही है। और मजे की बात है कि तंबू से गायब है, और टिकट काउंटर पे कोई नहीं है, दर्शक है नहीं, और अंदर सारे कारीगर बैठे हुए हैं कि पता नहीं सर्कस शुरू कब होगा। और वो ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं और चलता रहता। सब ऐसे चलता है क्या राजनीतिक दल? इसीलिए सब परेशान है। हाशिए पर पूछेंगे तो चौधरी साहब बेचारे खुद इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कितने बसंत निकलते चले जा रहे हैं कि चलो अब कमलनाथ जी का बुलावा आएगा। अजय सिंह जी हार चुके हैं, हारने के बाद वो दावा ठोके पड़े हैं कि कब मैं अध्यक्ष बनूंगा या नहीं बनूंगा।
तो ये बहुत ठीक है विचित्र सर। स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है जिसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी हितेश जी, मैं आपको एक पूछना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये जो है इसका सीधा जवाब आपसे चाहता हूं सर। क्या वजह है सर कि जो नए आमद हुई है जिन लोगों की, सिंधिया गुट के लोगों की, उनका और बीजेपी के जो पुराने कद्दावर नेता हैं उनके टकराव की खबरें बाहर आती रहती हैं। हम देखते हैं कि रेत नीति को लेकर के नाराजगी होती है। हम देखते हैं कि यशोधरा राजे सिंधिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच में अनबन की खबरें आ जाती हैं। हम देखते हैं कि जब भी बीजेपी के पुराने लोग, पुराना कैडर, पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेताओं का जब टकराव होता है तो वो ज्यादातर बीजेपी के नए लोगों से जुड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ जाता है। क्या ये महज संयोग है सर? देखिए अभिलाष जी, ये बात सच है कि 18 वर्ष सक्रिय राजनीति फ्रंट लाइन की करने के पश्चात सिंधिया जी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में शामिल हुए हैं। ये बात भी सच है कि वे अपने 22 साथियों के साथ हमारे साथ आए, पर साथ ही साथ ये बात भी सच है कि उपचुनाव में 2/3 लगभग 19 सीटें हमने जीती हैं जो पूरी कांग्रेस की थी। पूरी सीटें सभी उनकी थी, लगभग एक सीट ओटवाल साहब की हम यदि छोड़ दें, हमने सब वो सीटें लगभग जीती हैं जो कांग्रेस की मानी जाती थी और उनकी थी जिसका तो हमने लोकतांत्रिक तरीके से उसको लिया। तीसरी बात मैं आपको कह दूं, देखिए जब भी इतना बड़ा ट्रांस और कौन लोग हैं, तुलसी सिलावट जी, ये सब 4-4, 5-5 बार से अधिक के विधायक हैं और ऐसा कोई अवसर नहीं रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार कभी बनी और उसमें मंत्री नहीं रहे हो। आप सोचिएगा, जबकि 15 साल से कोई सरकार नहीं बनी, रविंद्र जी जानते हैं, सबके ये मंत्री रहे हैं, लगातार विधायक लड़ते रहे हैं। ये कोई छोटे लोग नहीं है जी सर जी। या नए लोग नहीं है। तो आप सोचिए, जब इतना बड़ा आधार कमलनाथ जी से नहीं समझा, ना वो समझा पाए ना समेट पाए, और वो हमारे साथ जुड़ा है, तो इनको जुड़ने दीजिए। ठीक है। और तब जब तक कि लोगों की स्मृति में ये रहेगा, और कांग्रेस को तो रहेगा भाई, कांग्रेस के मुंह से तो निवाला छिन गया भाई। 60,000 इन लोगों ने ट्रांसफर किए 15 महीने में। तो आप समझ सकते हैं क्या खा रहे थे, कितनी मलाई खा रहे थे। 1300 करोड़ का तो मनी ट्रेल पकड़ा गया है, उसमें से आधे लोग तो अब दुनिया में नहीं रहे, बचे हुए लगभग बुक हो गए या होने वाले हैं। तो आप सोचिए 1300 करोड़, ठीक है, जो 24 अकबर रोड तक गया, ये निवाला छीना, तो ये घाव इतनी जल्दी थोड़ा ना खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गाय बगाए बीच में इस बात को बार बार लेकर आना कि नहीं साहब वो तो गुट है, तो गुट में गुट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी मुस्कुराहट उनके लिए सबसे बेहतर जवाब है। हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। और हाँ, क्षेत्रीय नेताओं को यदि हम इंपॉर्टेंस देते हैं तो हमारे पास कौन इटालियन खून है जिसको हमको जबरदस्ती उसको झेलना है। जी, वक्त कम है, क्षेत्रीय नेता ही पार्टी चलाते हैं साहब। जी वक्त कम है। रविंद्र जी, बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में आपका एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में सब ठीक है? आपको लगता है कि अभी जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे तो हो सकता है कि ये जो टकराव की स्थिति है थोड़ी सतह पर और दिखे, या ये चीजें सेटल कर लेंगे शिवराज जी? देखिए अभिलाष जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी है और एक भारतीय जनता पार्टी सिंधिया है। कोई माने ना माने, लेकिन ये तय है। हमने इसमें जो मंत्रियों को विभाग दिए जा रहे थे, इसमें 100% जो 15 महीने का टाइम लगा है, उसके लिए यह था कि कैसे भी सिंधिया जी चाहते थे कि ग्वालियर के अलावा उनको इंदौर या भोपाल का प्रभार मिलना चाहिए। लगातार चर्चा के बाद भी मुख्यमंत्री जी इसके लिए तैयार नहीं थे और अंततः इंदौर और भोपाल जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी हो या नरोत्तम मिश्रा हो, उनको मिला। एक बड़ी बात और इसमें जो हुई है वो ये हुई है कि जो प्रभार की सूची जारी हुई है उसमें नंबर 2 यानी मुख्यमंत्री के बाद अभी तक गोपाल भार्गव हुआ करते थे, लेकिन इस बार सूची में नंबर 2 पे नरोत्तम मिश्रा जी का नाम आया है। हम ये मान सकते हैं कि अब नरोत्तम मिश्रा मतलब मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज जी के बाद नंबर 2 के मंत्री बन चुके हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं है, इतना मैं कहना चाहता हूं। ठीक है सर, वक्त कम है। आपसे बहुत कुछ चर्चा हमें सभी से करनी थी, लेकिन वक्त कम है, सियासत का तकाजा है। इस वक्त आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है ये बताने के लिए रविंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी राकेश जी ने भी बताया कि दरअसल चल क्या रहा है उनकी नज़र से वो देख रहे हैं, और हितेश जी हमेशा की तरह बहुत खूबसूरती से डिफेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को और सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका भी हमें वक्त देने के लिए, राकेश जी आपका भी और रविंद्र जी आपका भी। हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। आज इस खास डिबेट में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।